इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि भाषा शिक्षण अधिगम में शुद्धता एवं धारा प्रवाहिता में किसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए और क्यों। मुझे लगता है कि आप सभी विषय को बेहतर और भली भांति समझते हैं, जानते हैं, परंतु इस पर चर्चा करना जरूरी होती है और आपसे भी सहभागिता, सुझाव अपेक्षित है कि जो भी हम चीज बोल रहे हैं या बताने जा रहे हैं, इससे अलग भी आपके सुझाव होने चाहिए ताकि उससे हम सबको और कक्षा में जाकर बच्चों को उसका लाभ मिले। सबसे पहले भाषा क्या है? जैसा कि हम सभी जानते हैं, भाषा अपनी विचारों, भावों, इच्छाओं को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है, एक जरिया है, एक तरीका है। यह वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार एवं भावों को अभिव्यक्त करता है। संभवतः आत्म अभिव्यक्ति की इच्छा ने ही भाषा को जन्म दिया। जो कुछ भी हम बोलना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, वह हम भाषा के माध्यम से ही दूसरों तक। आवाज नहीं आ रही है आपकी। प्रसन्न सर, आपका माइक म्यूट हो चुका है। सॉरी। यह संप्रेषण और चिंतन का माध्यम तो है ही, बल्कि यह सामाजिक प्रक्रिया, साहित्य और संस्कृति का आधार भी है। भाषा से ही हमारी पहचान होती है। हम कहीं भी जाते हैं तो भाषा के माध्यम से ही हम जाने जाते हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मनुष्य जाति की सर्वश्रेष्ठ क्षमता, और निस्संदेह इसके बगैर हम व्यवस्थित जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी भाषा की हमारी पहचान, हमारी सामाजिक स्थिति और संस्कृति, हमारी परंपरा भाषा पर ही निर्भर होती है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि भाषा शिक्षण क्या है। भाषा की क्षमता एक अर्जित व्यवहार या क्षमता है जिसे बालक बाल्यावस्था में ही स्वयं अपने माता पिता, अन्य रिश्तेदारों, पड़ोसियों एवं शिक्षकों के संपर्क से सीखता है, परंतु समय के साथ साथ उसको चरणबद्ध तरीके से सीखने का प्रयास करता है। शुरू में जब भी भाषा बच्चे सीखते हैं, उसमें किसी व्याकरण की जरूरत नहीं होती, किसी चरणबद्धता की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो किसी तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं और उसी तरीके से दूसरों को भी इशारे से बोलकर बताने का प्रयास करते हैं। परंतु समय के साथ चरणबद्ध तरीके से हमें बच्चे को भाषा में प्रवीण करने के उद्देश्य से उनमें भाषा संबंधी योग्यता एवं कौशलों को विकसित करना पड़ता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो बच्चा बाल्यावस्था में भाषा सीखता है उसी भाषा को लेकर आगे बढ़ता है, नहीं। हाँ, उसमें सुधार की गुंजाइश होती है, उसमें प्रवीणता की गुंजाइश होती है और सुधार के साथ साथ उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाषा शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विद्यार्थी में भाषा संबंधी कौशलों को विकसित किया जाता है। इन कौशलों को प्राप्त करने के पश्चात विद्यार्थी भाषा में प्रवीण हो जाता है। भाषा संबंधी सभी 4 कौशल हैं। पहला है सुनना, दूसरा है बोलना, तीसरा है पढ़ना और चौथा है लिखना। इन 4 कौशलों को विकसित करना ही भाषा शिक्षण होता है। हम कैसा बोलते हैं, हम कैसा लिखते हैं, हम कैसा सुनते हैं और हम कैसा पढ़ते हैं। हम जैसा बोलेंगे हम वैसा ही लिखेंगे, इसका प्रभाव भी पड़ता है। बालक श्रवण सुनकर एवं स्वयं भाषण की क्षमता अर्जित करता है, जैसे ही पढ़कर स्वयं लिखने की क्षमता विकसित कर सकता है।
जब हम क्लास में जाते हैं, बच्चे हमारी बातों को सुनते हैं, तो बच्चे हमारी नकल भी करते हैं। जैसा हम बोलेंगे, जैसा हमारी शारीरिक भाषा होगी, उसका भी बच्चे अनुसरण करते हैं और क्लास के उपरांत उस पर चर्चा भी करते हैं कि सर आए, ऐसे पढ़ाए, उनकी शारीरिक भाषा ऐसी थी, उनका पढ़ाने का तरीका ऐसा था। तो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत होती है। भाषा अधिगम एवं भाषा शिक्षण दोनों प्रक्रियाओं का संबंध शिक्षक एवं विद्यार्थी से है। दोनों के एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षक की शिक्षण शैली के साथ साथ उनके व्यक्तिगत भाषा, उच्चारण एवं व्यवहार का भी योगदान होता है। वहीं विद्यार्थी की आयु, योग्यता एवं अनुभव अधिगम को प्रभावित करते हैं। विद्यार्थी का उम्र, योग्यता और अनुभव, ये सब पर लागू होता है। हम लोग भी जैसे जैसे अनुभवी होते हैं, अधिक से अधिक क्लास लेते हैं, हम लोग क्लास में जाते हैं, तो बच्चों के माध्यम से विभिन्न तरह की समस्याओं से रूबरू होते हैं। उनका हम लोग समाधान करने की कोशिश करते हैं। उससे हम भी सीखते हैं और बच्चे भी सीखते हैं। उसके बाद है, चलिए, एक भाषा शिक्षक होने के नाते आप भाषा की शुद्धता एवं धारा प्रवाहिता में से किसे प्राथमिकता या महत्व देंगे? हम अपेक्षा करते हैं कि जितने भी हमारे सहभागी हैं उसमें से कोई एक आदमी उत्तर दें कि किसकी जरूरत होती है और क्यों। बताएं सर, कोई पुनः अपनी बातों को एक बार दोहराएं सर। हाँ, दोहरा रहे हैं। भाषा शिक्षक होने के नाते आप भाषा की शुद्धता एवं धारा प्रवाहिता में से किसे प्राथमिकता देना चाहेंगे और क्यों? सर, इसमें ये कहा जा सकता है कि अगर हम भाषा के शिक्षक हैं और हमारा धारा प्रवाह, शुद्धता तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि अगर हम शुद्ध वाक्य और शुद्ध शब्दों का उच्चारण नहीं करेंगे तो बच्चे भी वही बात सीखेंगे जो हम बोलेंगे जी। और इसका प्रभाव ये होगा कि अगर हम गलत उच्चारण करते हैं या गलत शब्दों का वाक्य दोहराते हैं तो उनमें बच्चों के प्रति जो है वो गलत बोलेंगे। अगर कहीं जा करके तो उनकी जो बोलने की कार्यशैली होगी या ग्रहण करने की क्षमता होगी, वह गलत बातों को ही सीखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जी सर, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक चीज मेरी समझ ये है कि शुरुआती दिनों में बच्चे जो धारा प्रवाह बोलना चाह रहे हैं उन्हें बोलने देना चाहिए। उससे उनकी झिझक खत्म होगी। यदि शुरू में ही हम लोग रोक टोक करने लगेंगे तो वह धारा प्रवाहित बोल नहीं पाएंगे। हाँ, उसमें समयानुसार धीरे धीरे शुद्धता पर भी ध्यान देना है। व्याकरणिक रूप से भी उनको हम लोग को सबल बनाना है कि नहीं, ये बाबू जो तुम बोल रहे हो ठीक है, लेकिन उसमें यहाँ पर ये चीज होना चाहिए। बाकी जो तुम बोल रहे हो ऐसे ही बोलो, लेकिन यहाँ सुधार की संभावना है, गुंजाइश है, इस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया सर। शुद्धता, सटीक शब्दावली और नियमानुकूल व्याकरण का उपयोग कर सार्थक एवं सही वाक्य निर्माण की क्षमता को ही शुद्धता कहते हैं। वाक्य निर्माण, सार्थक शब्दों का प्रयोग, बोलने में आपका उच्चारण सही हो तभी आप सही लिख पाएंगे। धारा प्रवाहिता, भाषा को सरलता एवं तीव्रता से प्रस्तुत करने की क्षमता धारा प्रवाहिता कहलाती है। भाषा में प्रवीणता इन दोनों क्षमताओं को प्राप्त करने के पश्चात प्राप्त होती है। यानी कि हमें शुद्धता भी चाहिए और शुद्धता के साथ साथ यदि धारा प्रवाहिता है तो बहुत सुंदर है। भाषा अधिगम, शुद्धता पर चिंतन। जैसा कि पहले से ही ज्ञात है, प्रारंभ में बच्चा स्वाभाविक रूप से स्वयं के आसपास से भाषा का अधिग्रहण करता है।
देखिए 5 लोग अभी जैसा कि कल अरुण सितान सर ने बोला कि बच्चे जैसा सुनते हैं वैसा ही बोलते हैं, इसका प्रभाव हर जगह है, घर पर है और स्कूल में भी है, बाहर है, हर जगह है। इसीलिए कहा जाता है कि हम लोगों को बच्चों के सामने अच्छे से बोलना चाहिए और अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बच्चे बहुत जल्दी नकल करते हैं और जैसा बोलेंगे बच्चे तुरंत उससे सीखते हैं। तो जैसा कि पहले ही से ज्ञात है कि प्रारंभ में बच्चा स्वाभाविक रूप से स्वयं के आसपास से भाषा का अधिग्रहण करता है। वह अपने माता पिता, परिवार, रिश्तेदार, मित्र और आसपास के लोगों से स्वतः भाषा को सीख लेता है। उस समय उसे व्याकरण अथवा भाषा के नियमों का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि औपचारिक रूप से बच्चे को भाषा संबंधी ज्ञान नहीं दिया गया होता है। ऐसे ही हम लोग बच्चे को सिखाते हैं, ये बोलो, मम्मा बोलो, पापा बोलो, दादा बोलो। अब धीरे 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 वो आगे सीखता है। प्राथमिक स्तर पर बच्चे उपलब्ध शब्दकोश का प्रयोग करके कभी सही और कभी गलत, पहले छोटे फिर बड़े वाक्य बनाते और बोलते हैं। उस समय उनके द्वारा की गई गलती पर डांटने या हंसने के बजाय सुधार कर समझाने की आवश्यकता होती है। छोटे बच्चे कभी कभी गलत भी बोलते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वह शुद्ध ही बोल रहे हैं, लेकिन सुनने में कर्ण प्रिय होता है। लेकिन उस पर डांटने और उस पर हंसने के बजाय उसमें सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए। इस अवस्था में हमारी अपेक्षा यही होती है कि बच्चा शब्दों को एक विशेष प्रवाह के साथ वाक्य के रूप में बोल दे। इस आयाम पर उपयुक्त चर्चा से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्राथमिक स्तर पर शुद्धता से अधिक महत्व हम प्रवाह को देते हैं। यानी बाल्यावस्था में प्राथमिक स्तर पर शुद्धता पर हम लोग विशेष फोकस नहीं करते, धारा प्रवाह। लेकिन जैसे ही उसका लेवल बढ़ता है, स्तर बढ़ता है, उसके शुद्धता पर भी हम लोगों को ध्यान देना होता है, क्योंकि धारा प्रवाह से ही केवल काम चलने वाला नहीं है। और यह भी नहीं कि बच्चा बहुत शुद्ध बोलता है लेकिन धारा प्रवाह उसमें नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। यानी दोनों का सम्मिश्रण बहुत जरूरी है। और बच्चा का यदि धारा प्रवाह है तो धीरे धीरे उसमें शुद्धता भी आएगी और वह बच्चा भाषा पर बहुत अच्छा कमांड करेगा और आगे चलकर उसकी इस पर बहुत अच्छी पकड़ होगी। परंतु समय के साथ जब बालक को औपचारिक रूप से भाषा अधिगम में लगाते हैं तो उनका शब्दकोश तो बढ़ता ही है, साथ ही व्याकरण के नियमों का ज्ञान हो जाने से भाषा से उसकी शुद्धता का स्तर भी बढ़ता जाता है। बच्चे क्लास में आते हैं, 10 बच्चों के संपर्क में आते हैं, शिक्षक के संपर्क में आते हैं, अलग अलग शब्दों का ज्ञान होता है, अलग अलग वाक्य सुनते हैं, अलग अलग वाक्य का निर्माण करते हैं, तो उनके अंदर व्याकरण की शुद्धता का भी प्रभाव पड़ता है कि नहीं, ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। और शिक्षक भी बीच बीच में उसको करके, नहीं बाबू बोल रहे हो ठीक है, लेकिन यहाँ ये चीज करो, कहाँ स्त्रीलिंग, कहाँ पुल्लिंग, कहाँ एक वचन, कहाँ पर बहुवचन होगा, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। यह हम एक और निष्कर्ष प्राप्त करते हैं कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे की सटीकता या शुद्धता का स्तर एक वयस्क से भिन्न होता है। धीरे धीरे शुद्धता का स्तर बढ़ता है और विद्यार्थी भाषा में प्रवीणता हासिल करने लगता है। यानी कि अगर भाषा को बिना गलती के पढ़ने, लिखने या बोलने का प्रयास बच्चे करें तो वो प्रवीणता प्राप्त नहीं कर पाते। यानी कि सिर्फ धारा प्रवाह बोलने से नहीं होगा, इसमें शुद्धता भी चाहिए, तभी बच्चा उस भाषा में प्रवीण हो सकता है। प्रवाह पर चिंतन। भाषा सीखने की दक्षता के संदर्भ में प्रवाह का अर्थ वह क्षमता है जिसके माध्यम से बच्चा बोलने, पढ़ने और लिखने के द्वारा स्वयं को तीव्रता से व्यक्त करने में सक्षम होता है। प्रवाह के विषय में सोचते समय हम व्याकरण संबंधी गलतियों के बजाय अर्थ और संदर्भ पर जोर देते हैं। बोलने अथवा लिखते समय यदि हम शुद्धता पर ध्यान केंद्रित किए रहें
तो निश्चित रूप से प्रवाह जो हमारी भाषा प्रवाह है प्रभावित होगी। अशुद्धि का डर, गलती होने की चिंता प्रवाह को बाधित करती है। बच्चा सही तरीके से संप्रेषण नहीं कर पाता और इस आत्मग्लानि में कई बच्चे भाषा का उपयोग करना कम कर देते हैं, संकोचवश बोलना ही छोड़ देते हैं। कभी कभी ये भी लगता है कि हम जो बोल रहे लोग बोलते हैं कि नहीं, जो आप बोल रहे हैं हम लोग तो समझ रहे हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं बोल पाते कि डर लगता है कि हो सकता है कि हम गलत बोल रहे हो। जबकि ये भी सच्चाई है कि हम लोग हिंदी बोलते हैं तो पूर्ण रूपेण सही नहीं बोलते। तो उसके पीछे कारण या बोले ही नहीं, ये भाषा शिक्षण के की उद्देश्य पूर्ति सबसे बड़ी बाधा होगी। भाषा शिक्षण अधिगम, बच्चा डर के मारे बोले ही ना कि ये गलत है, ये कभी भी शिक्षण अधिगम, भाषा शिक्षण अधिगम की पूर्ति नहीं होगी, इसमें हम लोग सफल नहीं होंगे। वैसे ही आजकल हिंदी पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं है। हम लोग देखते हैं पीटीएम में भी पेरेंट्स भी आते हैं तो हिंदी की कॉपी को दरकिनार करके इंग्लिश की कॉपी पर फोकस ज्यादा करते हैं। शिक्षकों का दृष्टिकोण, आइए अब हम समझें इस संदर्भ में शिक्षकों का दृष्टिकोण कैसा है। इसे हम दो अलग अलग उदाहरण से समझें। पहला उदाहरण है, मैंने अध्ययन किया और अध्ययन स्वरूप जो पाया वह यह था कि अधिकतर शिक्षक पारंपरिक शिक्षण प्रणाली का उत्तर भाषा शिक्षण अधिगम में सटीकता, शुद्धता को अधिक महत्व देते हैं। प्रारंभ से ही बच्चों को सही व्याकरणिक शब्दों और वाक्यों में बोलने, पढ़ने और लिखने का निर्देश देते हैं। नियमों का हवाला देते हुए बच्चों को शुद्धता के साथ ही भाषा का प्रयोग करने के लिए निर्देशित करते हैं, रटवाते हैं या यूं कह लें कि बाध्य करते हैं। उनकी समझ से जो बच्चे ऐसा कर लेते हैं वे प्रवीण हैं और जो नहीं कर पाते वे भाषा शिक्षण में अक्षम होते हैं। प्रारंभ से ही भाषा में दक्ष बनाने की इस प्रक्रिया में बच्चे की आयु, उनकी योग्यता, उनके अनुभव और उनकी पृष्ठभूमि किसी का भी ध्यान नहीं रखा जाता, क्योंकि ये गलत है। ध्यान रखा जाना चाहिए। आपका पैमाने ये होगा कि इस उम्र के बच्चे सारा चीज जान जाएं, तो ऐसा कतई संभव नहीं है। और एक साल 2 साल 3 साल का अनुभवी टीचर और एक 10 साल 12 साल का अनुभवी टीचर के पढ़ाने के तौर तरीका में अंतर होता है। यही चीज बच्चे पर भी लागू होता है। उसकी आयु, योग्यता और क्षमता के अनुरूप ही बच्चा सीख पाता है और उसको जान पाता है। फलस्वरूप अधिकतर बच्चे या तो बिना रट भाषा का प्रयोग करने लगते हैं या भाषा के बेहतर प्रयोग से भागने लगते हैं और भाषा संबंधी कौशल को विकसित करने पर असफल हो जाते हैं। कारण 2, शिक्षकों का एक अन्य समूह भी है जिनका मानना है कि भाषा भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करने का एक साधन या माध्यम। इनका दृष्टिकोण है कि बच्चे को अपने विचारों को भाषा का प्रयोग करके अभिव्यक्त कर पाना ज्यादा जरूरी है। ये शिक्षक बच्चों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान कर भाषा का विकास करने की रुचि रखते हैं। बच्चों को अवसर प्रदान करते हैं कि वे स्वतंत्र रूप से अपने विचार, भावनाओं और अनुभव को भाषा का प्रयोग करके साझा करें। गलती और अशुद्धि के भय और चिंता के परे बच्चे भाषा का प्रयोग करें, फिर समय समय पर गलतियों और अशुद्धियों की चर्चा कर उन्हें दूर करने का सुझाव दिया जाता है। मेरा मानना है कि भाषा शिक्षण और अधिगम का यह तरीका अधिक प्रभावशाली है। उदाहरण नंबर 2 ज्यादा प्रभावशाली है। बच्चे पर किसी तरह का दबाव नहीं, बच्चे को भय मुक्त करें,
उसको उसको डराए नहीं, क्योंकि बच्चा जब तक डरा रहेगा बोल नहीं पाएगा। बहुत लोग हैं कि क्लास में बच्चों को खड़ा कर देने पर बच्चा बोलता है तो बीच में टोका टोकी नहीं, उसको बोलने दीजिए, उसको सुनिए। और ऐसा प्रतिदिन करने से बच्चे में निरुत्तर हमेशा दिन प्रतिदिन सुधार की संभावना है। मेरा मानना है कि भाषा शिक्षण और अधिगम का यह तरीका यानी कि उदाहरण 2 अधिक प्रभावशाली है। यहाँ भाषा शिक्षण अधिगम के उद्देश्य पूर्ति के साथ भाषा संबंधी कौशलों का विकास बेहतर रूप से होता प्रतीत हो रहा है। एक भाषा शिक्षक के रूप में हम सभी का ये दायित्व है कि बच्चों में भाषा संबंधी कौशलों का विकास पूर्ण रूप से हो। भाषा में प्रवीणता ज्ञान, प्रयोग और अनुभव के माध्यम से लाया जा सकता है। भाषा में शुद्धता और प्रवाहिता के बीच का संतुलन प्रयोग और अनुभव से ही लाया जा सकता है। हमने भाषा शिक्षण और अधिगम की यात्रा के हर आयाम पर शुद्धता और प्रवाहित का अपना अपना महत्व है। हमें समय के साथ चरणबद्ध तरीके से इनके महत्वानुसार बच्चों में इन्हें विकसित करना होगा। नए नवाचार और प्रयोगों द्वारा अपने शिक्षण को बेहतर बनाना होगा। इसी के साथ इस टॉपिक को विराम देता हूं। अब थोड़ा सा इस पर किसी को कुछ बोलना है, किसी को कुछ अपना सुझाव देना है तो सादर आमंत्रित है और अपेक्षित भी है। कोई सर? क्या अरुण सितान सर? अरुण सितान सर? हाँ सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। प्रसून जी। जी सर। हाँ बोलिए। आपने भाषा पर तो इतनी बातें कही, उसके आगे थोड़ा 2 स्टेप बढ़ते ना उपभाषा और बोली पर भी आप, क्योंकि ये सिलेबस में भी है आपका भाषा बोली। जी। तो उपभाषा क्या है? ज्यादातर देखता हूँ क्लास 8 में, 7th में, 6 में, 5 में ये उपभाषा नहीं समझ पाते हैं। उपभाषा को समझते हैं कि भाषा का दूसरा रूप। फिर बोली पे बात आती है, बोलियां कितने प्रकार की बिहार में बोली जाती हैं और बोलियों का क्या दायरा है, भाषा का की व्याख्या या भाषा की आवश्यकता आपने की। लेकिन भाषा का स्वरूप क्या है, भाषा के लिए कौन कौन सी तभी कोई लैंग्वेज बन पाती है या कोई भाषा बन पाती है। तो भाषा उपभाषा के बीच का क्या डिफरेंस होता है, बोली भाषा के बीच का क्या डिफरेंस होता है, ये कंसेप्ट बच्चों को जरूर जाना चाहिए। तो उपभाषा से संबंधित बात और बोली से संबंधित बात, जहाँ तक मेरी समझ है, मैं आपको बता रहा हूँ जी। बच्चों को आवाज आ रही है बैग से, बैग से आवाज आ रही है सर। हेलो जी सर। हाँ, भाषा का जो 3 स्टेज है, भाषा उपभाषा और बोली, ठीक है। इस पर चलिए हम उसको तब तक से पीपीटी दिखाते हैं। नहीं बनाया है माइक ऑन है अभी भी। लेसन प्लान आवश्यक आवाज आ रही है, डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ बिल्कुल, शीतांश वो आवाज आ रही है कहीं से। हेलो, हाँ सुन रहे मेरी आवाज? जी सर। तो क्या अजय मिश्रा क्या दिक्कत है? कंप्यूटर से कीजिए क्लास अभी, नहीं तो को अभी हमको फुर्सत नहीं है ना, आप बता दीजिए। अभी आपको फुर्सत रहेगा तभी ना, आप अपना
ट्रेनिंग भी। तो हाँ हाँ सर, भाषा, उपभाषा, बोली, तीनों का क्या दायरा है, से हम समझेंगे कि ये भाषा हो सकती है, ये उपभाषा हो सकती है और ये बोली हो सकती है। उसके बारे में बच्चों को ये ज्ञान देना जरूरी है। जी बच्चे बस वह भाषा बोले, भाषा का बच्चे भाषा का की परिभाषा रट लिए और कह दिया कि भाई जितने संसार में आप जो भी सुन रहे हो, फ्रेंच है, जर्मन है, रशियन है, आपको संस्कृत है, हिंदी है, इंग्लिश है, ये सब भाषा है। लेकिन ये भाषा कैसे होती है, क्यों होती है भाषा, बोली क्यों नहीं होती है और भाषा क्यों नहीं होती है, ये डिफरेंस को जरूर बताना चाहिए बच्चों को। क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ कि उपभाषा में बच्चे समझते ही नहीं कि उपभाषा क्या है। तो उसको थोड़ा-सा ये कांसेप्ट डेवलप करना ज़रूरी है और उसमें जब हम उसको बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से क्लास के अंदर बताएँ कि भाई देखो, भाषा, उपभाषा और बोली में क्या फ़र्क होता है, इनके लिए क्या होती है और से हम किसी लैंग्वेज को भाषा देते हैं, भाषा कहते हैं, किसी को बोली कह देते हैं और किसी को भाषा कहते हैं। इसके लिए थोड़ा-सा बच्चों को बताना ज़रूरी है। मैं ये कहता हूँ कि जैसे उपभाषा बताना है हमको क्लास के अंदर, ठीक है? तो हम क्या करें, ब्लैक बोर्ड पे 3 गोला बनाएँ पहले। उपभाषा और थोड़े वाले जो गोला है उसमें लिख दें बोली। ये करते ही कुछ न कुछ दिमाग बात आएगी बच्चों को, ये 3 गोला है, लेकिन एक बड़ा है, एक उससे छोटा है और एक सबसे छोटा है। ये 3 गोले हैं। अब आप अपनी बात शुरू करोगे, देखो बेटा, ये जो सबसे बड़ा गोला है, इसको हम भाषा मान रहे हैं, इस गोले को, और दूसरे को मान रहे हैं उपभाषा और तीसरे को मान रहे हैं बोली। तो सबसे पहला अंतर आप ये बताएं, देखो इन 3 गोलों से यही इंगित हो रहा है, जो सबसे बड़ा हो वो भाषा है, जो उससे छोटा हो उपभाषा है, जो उससे भी छोटा हो वह बोली है। तो बच्चा कहेगा कि सर, बड़ा और छोटा का मतलब क्या होता है? कैसे किसी भाषा को हम बड़ा मानेंगे, उससे छोटे को हम उपभाषा मानेंगे? ये मानदंड या इसको मापने का कौन-सा यंत्र है मेरे पास? कैसे हम समझेंगे कि ये बड़ा, ये छोटा या ये सबसे छोटा? फिर उसको हम बताएँगे, देखो इसका क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, भाषा का। पूरे देश में जो चीज़ बोली जाए, लिखी जाए, पढ़ी जाए, समझी जाए, पूरे देश में, देश की पूरी सीमा जो है सो पूरे देश के अंदर रहे। अगर पूरे देश में इसका प्रचलन हो, तो इसका क्षेत्र बड़ा हो जाएगा। ये बड़ा क्षेत्र है, ये गोला नहीं है बल्कि क्षेत्र है। और उससे जो छोटा क्षेत्र है और उससे भी छोटा क्षेत्र है। तो एक अंतर तो ये आ गया कि जो सबसे बड़े क्षेत्र में, सबसे बड़े दायरे में, पूरे देश काल में जिसका प्रयोग हो, बोलने के लिए भी, लिखने के लिए भी, पढ़ने के लिए भी, और उसका एक व्याकरण भी हो, साथ में ये भी जोड़िए, भाषा की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो है व्याकरण। भाषा तभी कोई कहलाती है जब उसका अपना व्याकरण होता है। तो व्याकरण जब होगा, उसको सबसे बड़ी उसकी विशेषता है कि उसका अपना एक व्याकरण होगा। तो ये सबसे बड़े क्षेत्र जितनी